परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ये कहानी शुरू होती है बंसीलाल भैरव के घर से। बंसीलाल सिर्फ एक नाम नहीं, एक रुतबा था। आसपास के सभी लोग बंसीलाल भैरव के अनुशासन को सलाम करते थे। सुबह के 6 बजे अपने सुबह की वॉक लेने के बाद हर रोज की तरह बंसीलाल अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और अपनी लाठी 2 बार जमीन पर पटकता है। बंसीलाल की लाठी की आवाज सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। अरे रंगोली, पापा आ गए, जल्दी बाथरूम से बाहर आ जाओ, फिर मुझे भी नहाने जाना है। हे भगवान, अगर 10 मिनट की भी देर हो गई ना तो न जाने आज बाबूजी मेरी क्या दशा करेंगे। यहाँ नीरज अपने कमरे में परेशान था। वहाँ प्रेम की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। हे भगवान, मेरी फुल पैंट कहाँ गई? इस हाफ पैंट में पापा ने मुझे देख लिया तो आज मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी आ गए, उनके लिए फौरन चाय लेकर जाती हूँ। बंसीलाल की लाठी की आवाज सभी के लिए एक अलार्म की तरह थी, जिसकी एक बार टक बजने से पूरा घर फौरन अपने काम पर लग जाता था। सीता अच्छे से अपना सर ढककर रसोई से अपने ससुर के लिए चाय लेकर जाती है। माँ जी, चाय में चीनी 1 चम्मच कम डाली है। वो क्या है ना, इस महीने बाबूजी का शुगर जरा बढ़ा हुआ आया था ना, इसलिए। सुन लिया जी आपने, बहू ने शक्कर जरा कम डाली है। यही मर्यादा तो घर को आगे बढ़ाती है, वरना बहू अगर सीधे ससुर से बात करने लगे तो घर की परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। अपनी घड़ी के कांटों की ओर देखता हुआ बंसीलाल कहता है। 6:10 हो रहे हैं, 7 बजते ही सभी खाने की मेज पर मौजूद होने चाहिए, वरना देर से आने वाले को खाना मत परोसना। माँ, बाबूजी से कह दीजिए कि मैं समझ गई। अपने ससुर को चाय देने के बाद सीता रसोई में जाती है, जहाँ पहले से ही रंगोली मौजूद थी। परेशान हो गई हूँ, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तब जाकर कहीं साड़ी सही से लपेट पाती हूँ, और ऊपर से ये घूंघट, और ये भी तो कपड़ा, ये ऊपर नीचे तो हो ही सकता है, पर नहीं, इसे तो सर पर गोंद से चिपका कर रखना पड़ता है। जैसे ही सर नहीं ढका, हमने तो आकाशवाणी हो जाएगी। ये कहकर रंगोली अपने सर का घूंघट हटाने ही लगती है कि सीता उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं रंगोली, ऐसा नहीं करते, और इस पे कौन सी ज्यादती होगी। अब बाबूजी को पसंद नहीं है कि घर की बहुएं सर खुला रखे, तो ठीक है ना, बुजुर्ग है, हम उनकी बात मान लेंगे तो कुछ घट जाएगा क्या। मुझे देख, 3:30 बजे उठती हूँ और 4 बजे तक नहा धोकर सर ढककर तैयार हो जाती हूँ। एक बार भी मेरा घूंघट सरकता देखा है तूने? ये साड़ी इधर से उधर कभी होती देखी है तूने? जैसे सोती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही उठती हूँ मैं। तभी किचन में निया आती। तुम्हें बताओ निया, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती? दिन भर घर में ये सूट पहन कर रखना, वो भी दुपट्टे के साथ। नहीं लगेगी क्या भाभी? पसीने से सारा बोर हो चुकी हूँ मैं। अभी तो गर्मी आई भी नहीं। मुझे तो आप दोनों पर तरस आता है। दिन भर रसोई में रहना, वो भी सर ढककर। हाय गर्मी। हाय गर्मी नहीं, हाय बंसीलाल जी बोलो। और तभी उन्हें बंसीलाल की छड़ी की आवाज आती है और सभी घबराकर अपने अपने कामों में लग जाती है। ठीक 7 बजे बंसीलाल खाने के टेबल पर पहुंच जाता है और उसके साथ साथ बाकी सभी भी डाइनिंग टेबल पर पीठ सीधी करके बैठ जाते हैं। ना किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और ना ही कोई दूसरे हाव भाव, क्योंकि अगर कोई खाते वक्त मुस्कुरा भी दे तो बंसीलाल जी इसे खाने का अनादर समझकर उस शख्स की खाने की प्लेट को छीन लिया जाता था। सीता नाश्ता परोसना शुरू करती है कि तभी 1 मिनट, प्रेम नहीं आया। और तभी प्रेम अपनी साइज से 4 गुना बड़ी साइज की फुल पैंट पहनकर भागते हुए बाहर आता है। आ गया बाबा, आ गया। वो पता नहीं, न जाने मैंने अपनी पैंट कहाँ रख दी, पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले, उसी में देर हो गई। प्रेम के लिए प्लेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है बहू। लगता है महाशय भूल गए हैं कि ये घर उनका नहीं है। ये घर क्या, इस घर की एक ईंट भी इनकी नहीं है। भिखारियों की तरह लाइन में बैठे होते आप, अगर आपको ये घर और ये थाली में परोसा हुआ खाना नहीं मिलता। और सिर्फ नाश्ता ही नहीं, आज आपको खाना भी नहीं मिलेगा, ताकि आप समझ पाए वक्त की कदर। पर पापा, मैं खाना शुरू कीजिए आप सब। और सबसे पहले बंसी अपने मुंह में पहला निवाला लेता है और उसके बाद बाकी सब खाना शुरू करते हैं। तो ये थी सीता के ससुराल की पहली झलक, जहाँ राज चलता था बंसीलाल का। खाने में वही बनता था जो बंसी का मन हो। कौन किस वक्त आएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या करेगा, ये सब बंसी के मूड पर डिपेंड करता था। एक रोज
हॉल से रंगोली निया को आवाज लगा रही थी। निया, कहाँ हो तुम? अभी आई भाभी। अपनी बहू और अपनी बेटी की जोर जोर से एक दूसरे को पुकारने की आवाज सुनकर गुस्से से बंसीलाल आंगन से एक बड़ा सा सेलो टेप का रोल लेकर अपने घर आता है और सुशीला को पकड़ाते हुए कहता है, इतनी बेहूदगी करेंगी ये लड़कियां। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी को कोई ब्याहने वाला है। ये लो सेलो टेप और इसके मुंह पर लगा दो। और तुम्हारी बहू ने ये क्या सीखा? निया क्या होता है? दुर्गावती नाम है मेरी बेटी का। अपने घर से यही सीख कर आई है क्या वो? कह दो उसे वहीं छोड़ कर आए। अब अपने ससुराल में है तो ससुराल के नियम माने, वरना अपना सामान उठाए और अपने पति के साथ निकल जाए। बंसीलाल को ये कहता सुनकर वहीं खड़ी निया और रंगोली डर से थर थर कांपने लगती है। रंगोली तो रोती ही जाती है, पर ये बात निया को ऐसे बर्दाश्त नहीं होती। वो जैसे ही आगे बढ़कर कुछ बोलने जाती है, सीता रसोई से आकर उसे आंख से इशारा करके शांत रहने को कहती है। कुछ देर बाद सभी रंगोली के कमरे में जाते हैं और वहाँ इस मुद्दे पर आपस में बातचीत करते हैं। क्या किस्मत है, दिन भर कुत्तों की तरह काम करो और रिटर्न में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। क्या छोड़ा है बाबूजी ने बोलने के लिए? तो तू थोड़ा धीरे बोल लेती रंगोली। तू जानती है ना हमारे घर के नियम अलग है। क्या नियम है भाभी? ऐसा क्या अलग होना? सुबह से बेटा भूखा बैठा हुआ है और बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर कहते हैं प्रेम ने जीवन में कुछ नहीं किया। अरे कैसे करता मैं? मुझे कुछ करने ही दिया है क्या? क्या करूं मैं? मुझे करना है थिएटर, पर नहीं, मैं क्या करूंगा क्या नहीं ये भी तो डिसाइड वही करेंगे। अगली सुबह एक तो दिन भर का भूखा प्रेम, ऊपर से मन में इतनी चिड़न, कैसे उसका शरीर इतना कुछ बर्दाश्त कर पाता। सुबह सभी 5 मिनट पहले ही डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। प्रेम भी लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से उतरकर नीचे खाने पर आने लगता है कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर पड़ता है। खाने पर बैठा नीरज अपने भाई को बचाने के लिए भागता है। किसी और को खाने के टेबल पर से उठने की जरूरत नहीं है, और जो उठा उससे इस घर का खाना फिर नसीब नहीं होगा। पर पापा। सुशीला जी, एक अच्छे घर के लड़के से बात हो गई है मेरी। 15 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को घर से निकालिए। जबान निकलने लगी है इसकी, और जिसे भी प्रेम पर दया आ रही है वो भी मेरी रसोई का खाना छोड़ सकता है। उसे उसकी करनी का फल मिल रहा है। अगर मेरे कहे उसने गांव की जमीन की खेती बाड़ी का जिम्मा उठा लिया होता तो आज वो दर दर थिएटर के सपने लिए भटक नहीं रहा होता। उसकी जेब में भी खुद के पैसे होते। बंसी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो सब तो आंसू की बूंद टपका भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो भी खाने का अनादर ही माना जाता। और कुछ इसी तरह चल रहा था बंसी जी के डिक्टेटरशिप में उनका परिवार। रात को सभी के सोने के बाद निया अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। राहुल, मुझे नर्क से बचा लो, मुझे ले चलो राहुल। पर तुम्हारे पापा, निया तुम जानती हो, अगर उन्हें पता भी चल गया कि हम ये सोच रहे हैं तो वो तो मुझे गाड़ देंगे। तो तुम डर गए राहुल? तुम डर गए? सही है, मैं ही पागल थी। अरे मैं डर नहीं रहा हूँ निया। जो मैदान में लड़ने आए उससे लड़ा जा सकता है, पर जिसने सोच ली हो सरे बाजार तुम्हारी इज्जत उतारने की, उससे लड़ा नहीं जा सकता। मैं सिर्फ तुम्हारा राहुल ही नहीं हूँ, एक बहन का भाई भी हूँ। पिछले शाम तुम्हारे पापा रास्ते में मेरी मम्मी से मिले थे और उन्होंने मम्मी को धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ बात भी की तो वो हमारी बहन की शादी नहीं होने देंगे। क्या? और कितना गिरेंगे पापा? और कितना गिरेंगे? रो रो कर बेचारी निया की आंखें सूज जाती हैं। जहाँ यहाँ निया की ये हालत थी तो वहाँ प्रेम भी अब गुमसुम रहने लगा था। खुद ही खुद में प्रेम बड़बड़ाए जा रहा था। यूं ही जिंदा हूँ मैं, ये होते हैं पेरेंट्स भगवान। ये बचपन से पापा ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि प्रेम बेटा तूने कुछ खाया या नहीं। मैं रोता रहूं, बिलखता रहूं, उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा सपना था थिएटर करना और वो भी पापा ने छीन लिया। यहाँ नेहा दिन भर रो रो कर खुद की तबीयत खराब की जा रही थी तो वहाँ प्रेम को धीरे धीरे सिगरेट की लत लगने लगी थी। अपनी ननद और देवर की ऐसी हालत देखकर रंगोली उनके पास जाती है और उन दोनों को एक साथ बिठा कर रखती है। क्या हालत बना ली है तुम दोनों ने अपनी? ये सब कुछ जेठानी जी के कारण हो रहा है, उनकी करनी है ये सब। हर वक्त चमचागिरी। अरे भाई बाबूजी की इतनी क्यों सुननी? अब
तो जेठानी जी से बात करनी ही पड़ेगी। और रंगोली के साथ बाकी सभी सीता के कमरे में पहुंच जाते हैं और सीता को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। आपको इस तरह घुटन में रहना पसंद है भाभी तो आप रहिए, पर आपके कारण हम सब इतना सब कुछ क्यों झेल रहे हैं? हाँ भाभी, अगर आप ही पापा के खिलाफ आवाज उठा लेती तो आज वो हम सब पर इतनी ज्यादती नहीं करते। पर आप तो पापा की प्यारी बहू बनकर रही, उन्हें हमेशा सपोर्ट करती रही। मुझसे आवाज नहीं निकलनी चाहिए, अगर ससुर ने 2 गाली दे दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन लो, उनके कहे मुताबिक चलो, उनके कहे मुताबिक बैठो। आपको बर्दाश्त होता होगा भाभी ये सब, आप है सीधी, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। मैं नहीं जीना चाहता भाभी। मैं तो हर रोज भगवान से विनती करता हूँ कि जब भी राशन लाने में बाजार निकलूं कोई गाड़ी आकर मुझे मार दे। ऐसी जिंदगी जीने का फायदा क्या है? तो तुम सबको लगता है कि जिम्मेदार मैं हूँ, तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी बदलने की, ठीक है? पर अब तो तू खाना शुरू कर प्रेम, और तुम रोना बंद करो दुर्गावती। और सीता भी अपनी आदतों से परेशान थी। वो खुद को बदल ही नहीं पाई और बंसीलाल जी की हाँ में हाँ मिलाती रही और बंसीलाल की ऐसी हरकतें बढ़ती गई। वो सख्त सख्त और सख्त होते गए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और सीता को पता चलता है कि वो पेट से है। पहली बार प्रेग्नेंट होने के कारण सीता की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो एक दिन गलती से चप्पल पहनकर अपने हॉल में आ जाती है। बहू पहली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है सुशीला जी। ये सब क्या हरकतें हैं? कल खाने में मिर्ची ज्यादा थी, आज वो चप्पल पहनकर घर में घूम रही है। अभी बच्चा आया भी नहीं और इनकी हरकतें देखिए। कल को मेरा पोता हो गया तो पोते को लेकर ये पता नहीं क्या क्या करेगी। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सभी खड़े ये देख रहे थे और अफसोस कर रहे थे कि क्यों इस बार भी सीता ने सब कुछ जाने दिया, अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। इसी तरह 2 महीने और बीत जाते हैं और फिर एक दिन बंसीलाल अपनी बहू के कमरे में आता है। अब तो मेरे पोते का आकार भी बन गया होगा। पोते का ही, याद रखना बहू, पोते का नहीं। शायद तुम समझी नहीं बहू, तुम्हारे ससुर जी कहना चाहते हैं कि हमें पोता ही चाहिए, पोती नहीं। और पोती हुई तो। और ये सुनते ही आज तक कभी अपने ससुर के सामने कुछ ना बोलने वाली सीता बोल पड़ती है। और बेटी हुई तो आप लोग उसे नहीं अपनाएंगे बाबूजी? बच्चा तो बच्चा होता है, भगवान की देन होता है। जो भगवान ने दिया उसे स्वीकार करना तो हमारा कर्तव्य है। जबान बहुत चलाने लगी हो। याद रखना, अगर पोती हुई तो उस पोती के साथ तुम्हें भी वापस तुम्हारे मायके भेज दिया जाएगा। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमें पोता भी ना दे सके। हेमंत की दूसरी शादी करवा दूंगा मैं। मेरे बेटों में मेरा ही अंश है, तू ना सही कोई और ही सही, पोता तो मुझे चाहिए। दूसरी शादी कर देंगे इसकी, तो भगवान से दुआ करो और सारी कोशिशें करो जिससे तुम्हें पोता ही हो। ये सब क्या है बाबूजी, क्या बोल रहे हैं आप समझ भी रहे? मेरे बस में नहीं है कि मुझे बेटा होगा या बेटी होगी, वो तो भगवान के हाथ में है। परंपरा के नाम पर ये कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हैं आप? देख लीजिए सुशीला जी, ये होता है गरीबों के घर की लड़की लाने से। चरित्र देखिए किस तरह मुझसे बहस कर रही है ये। अब तो मुझे शक हो रहा है कि जिस बच्चे के लिए इतना बहस कर रही है वो इसका है भी। आप ये सुनते ही सीता अपना घूंघट हटाकर जोर से गरजती हुई कहती है, और इससे अच्छा आप बोल भी क्या सकते? खुदे तेरी इतनी मजाल। बंसीलाल गुस्से में सीता की ओर जाता है और उसे तमाचा मारने अपना हाथ उठा लेता है, पर बीच में आकर हेमंत अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, बस पिताजी बस, परंपरा के नाम पर अब ये काम तो मत कीजिए। आज तक हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी ससुर ने अपनी बहू पर हाथ नहीं उठाया। हमने अपनी पत्नियों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और आज मेरी ही गलती है। मैं हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, पर क्या मिला इसके बदले मुझे? यहाँ के दिन भर निया रोती रहती है और प्रेम के दिल में तब जीने की इच्छा ही नहीं बची। हेमंत को सही से नींद नहीं आती और इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद आज आप अपनी बहू पर हाथ उठा रहे। नहीं पिताजी, बेटा हो या बेटी वो मेरी औलाद होगा। और अब आप कहेंगे जिसे मेरे खिलाफ जाना है, मेरे रसोई का राशन छोड़ सकता है तो छोड़ रहा हूं मैं राशन और जा रहा हूं इस घर से मैं।
जब कष्ट सह रहे हैं तो साथ में थे, और जब इस नर्क से निकल रहे हैं तो हमें अकेला छोड़कर जाएंगे आप? नहीं नहीं भैया, हम भी आपके साथ जाएंगे। मैं भी, और निया भी आपके साथ जाएंगे। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? सब अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे? वक्त रहते अगर आपने बाबूजी को उनकी गलतियां बता दी होती ना माँ, तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। याद रखना, एक बार दहलीज लांगी तो फिर भिखारियों की तरह वापस अपनी थूकी हुई चाटने मत आना। अपने परिवार को टूटता देख बंसीलाल को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो वापस अपने रुतबे में अपनी छड़ी को पटकता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। बंसीलाल को लगा था कि उसके बच्चे वापस लौट आएंगे, पर आज 1 हफ्ता हो गया था। बंसीलाल के बच्चे वापस नहीं आते। एक रोज जब हमेशा की तरह बंसीलाल सैर से वापस लौट रहा था। ये देखिए, चली गए ना बच्चे। अब दोनों पति पत्नी साथ रहेंगे। इतना कड़क होने का क्या फायदा? अरे भाई, ये तो होना ही था। अब इस तरह अपने बच्चों को जानवर की तरह रखेंगे तो कभी ना कभी तो खूंटे को तोड़कर उन्हें भागना ही था। लोगों की बातें बंसीलाल के कानों में तो पड़ती है, पर वो सब कुछ नजरअंदाज करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं और पहले की तरह दरवाजे पर खड़ा होकर 2 बार अपनी छड़ी पटकता है। अब आपकी छड़ी से कोई नहीं डरने वाला। सभी डरने वालों को ही घर से भगा दिया है आपने। रुतबा रह गया आपका, पर लोग नहीं रहे। अब तो खुद में बदलाव कर लीजिए, बुला लीजिए बच्चों को। मुझे पता है कि मुझे बदलाव करने की जरूरत है। जमाने के साथ मुझे भी कुछ चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था, पर मैं बंसीलाल भैरव, मैं कभी नहीं झुकूंगा, कभी नहीं। चाहे बच्चे लौटे या ना लौटे, मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा पहले मेरा गुरूर आता है। और ये कहते कहते ही बंसीलाल के हाथों से उसकी छड़ी छूट जाती है मेरा रुतबा। और बंसीलाल को दिल का दौरा पड़ जाता है। वहीं उनके प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं। अपनी प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन के नाम पर बंसीलाल कभी अपनी भावनाएं ना दिखा सके, ना ही उन्होंने अपने दिल में लोगों की भावनाओं को समझने की जगह रखी। और उनका अंत ऐसा हुआ कि उनकी मौत के वक्त उनके बच्चे भी उनके साथ ना थे। For more videos, please like, share and subscribe our channel, Love for Cartoons.